हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्ष कर्मी 94 चैनल। फ्रेंड्स, हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज हम पूरा एक कंप्लीट कोर्स की सीरीज लेकर आए हैं, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी के लिए। तो इस ये जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, जो हमारा खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है, तो इसी से रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए और फिर हमने इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने वहाँ से निकाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरा सिलेबस वाइज कंप्लीट कोर्स आपने यदि देख लिया, तो आपको कहीं से स्टैटिक जीके में कोई भी कहीं से भी आपको अलग से वीडियो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप 45 प्लस मार्क्स लाने की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हम हैंड रिटन नोट्स है, ये जो खुद का है, हम ऑलरेडी आरआरबी जेई में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो हमने इसी स्ट्रेटजी के तहत हमने ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था और ऐसे ही सारी चीज़ें की थी, तब तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, हम आपके लिए भी एक कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं और इसमें हम आगे आने वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ हम यहाँ कवर कराएंगे 30 दिन के अंदर। तो दोस्तों, यदि आपका फीडबैक अच्छा रहा, आपको वीडियो पसंद आया, हमारे सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और 30 दिन के अंदर हम कंप्लीट कोर्स इसका जीके का करा देंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को रीजनिंग और मैथ्स को तो कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का पता नहीं रहता कहाँ से आएगा, क्या आएगा। तो इसमें बच्चों को अच्छी काफ़ी दिक्कत होती है, तो काफ़ी परेशानी स्टैटिक जीके में ही होती है। तो हम एक सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, जो कि हमारा हैंड रिटन नोट्स है, उसी से हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर है। हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी से। ये हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर है और इसी को हम कंटिन्यू करते हुए सारे सब्जेक्ट, जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, वो सारा कुछ हम यहाँ हैंड रिटन नोट्स के द्वारा कवर कराएंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस पार्ट में। ये हमारा जो पहला पार्ट है पॉलिटी का। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यदि आपका फीडबैक जैसा होगा, उसके हिसाब से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। जैसा कि हम यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ में एक नया राज्य बना था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ में एक नया राज्य बना था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर की हम बात करें, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको हम याद रखेंगे। जो सिक्किम है, उसको हम 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाए थे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये हमें बताना है कि जो अपर हाउस है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने पर्सन को नॉमिनेट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। जो 12 मेंबर हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कस्बा नियोजन भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसके अंतर्गत आता है? कस्बा नियोजन की यहाँ बात कर रहा है, तो कस्बा नियोजन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, भाग 9 ए। इस भाग में कस्बा नियोजन के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है दोस्तों कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। बिल्कुल, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जो कि कभी भंग नहीं होता। और नेक्स्ट ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952 को
पहली बार इसका विधिवत गठन किया गया, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। 3 अप्रैल 1952 को इसका विधिवत गठन किया गया। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट ऑप्शन है, 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों 1/3 हर सदस्य हर साल सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, ये है इसमें 2/3 हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। तो यही हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन यानी हमें गलत कथन बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हमें बताना है CAG। CAG जो CAG होते हैं वो हमें, जिन्हें हम कैग कहते हैं, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है हमें बताना है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। तो हमें बताना है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? हमें बताना है इनमें से भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। जैसे हम और ऑप्शन की बात करते हैं तो शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, BD जत्ती, ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जसवंत सिंह भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सेवा के वेतन भत्ते और अन्य शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो इसमें हमें बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सेवा के वेतन भत्ते और अन्य शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो ये हमारे पास है, इसका जो निर्धारण करता है वो पार्लियामेंट करती है, संसद। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए की बात करें, लोकसभा के सदस्य सीधे पात्र मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल, लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं वो पात्र मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल सही है, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 4 सदस्यों को लोकसभा में नामित करते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन की 4 कम्युनिटी को नहीं बल्कि 2 कम्युनिटी को नॉमिनेट करते थे, अब वो भी खत्म कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर होगा 0। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 0 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, यानी कि 2 मेंबर को नॉमिनेट करते थे, वो भी अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 63 आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवादों की जांच कौन करता है? तो हमें बताना है उपराष्ट्रपति से के चुनाव से जुड़े सभी विवादों की जांच कौन करता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर पार्लियामेंट हो। इनमें उत्पन्न हुए चुनाव से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा एस राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिन्हें हम शॉर्ट में CVC कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग का पद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों हमें बताना है केंद्रीय सतर्कता आयोग का पद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये एक स्टेचुरी बॉडी होती है, संवैधानिक निकाय होता है
जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दी एबव। ये संथानम समिति एक संथानम समिति थी, उसकी सिफारिश पर ये बॉडी बनाई गई थी। तो ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। तो हम याद रखेंगे सीवीसी। सीवीसी जो है ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे। तो हमें बताना है कि भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे। तो वो थे श्रीनिवास राव। श्रीनिवास राव ये भारत के पहले सीबीसी थे और 1964 में ये बॉडी बनी जो कि एक सांविधिक निकाय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में मुख्य सतर्कता आयोग की स्थापना के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की थी। हमने जैसा कि अभी बताया तो भारत में सीवीसी आयोग की स्थापना के लिए तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा संथानम समिति। हमने अभी पिछला डिस्कस किया, संथानम समिति की सिफारिश पर ये सीवीसी की गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है। हमें बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कौन सी संस्था है जिसे हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, जिसे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। हमें बताना है कि ये कौन सी बॉडी है। तो ये एक सांविधिक बॉडी है और ये 12 सितंबर 1993 को अस्तित्व में आई थी। तो NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सिटिंग जज, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति या किसी भी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तो बिल्कुल अपॉइंट किया जा सकता है और भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी दल का नेता शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यता गलत है। हमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यता गलत है। तो पहले ऑप्शन की बात करें भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए। और कम से कम बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं उन्हें संसद की नज़र में एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा हमें जो गलत योग्यता थी वो बतानी थी। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, उन्हें संसद की नज़र में एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। ये ऑप्शन योग्यता से रिलेटेड नहीं है। और बाकी हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल। उसे कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे हमें गलत बताना था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उन्हें संसद की नज़र में एक सम्मान्य न्यायविद होना चाहिए, ये योग्यता से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल नंबर
आर्टिकल 145 की बात करें, न्यायाधीशों के वेतन, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और आर्टिकल 141 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 139 रिट याचिका जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मैच करता है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट ऑप्शन मैच नहीं करता है। तो इसमें सही सुमेलित बताना था, तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसमें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीवीसी का चयन करने के लिए समिति का हिस्सा नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सीवीसी की चयन करने के लिए समिति का हिस्सा नहीं होता है। तो गृह मंत्री ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और लोकसभा के विपक्ष का नेता ये भी बिल्कुल होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ये भी सीवीसी की चयन की समिति में होते हैं। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये राज्यसभा से कोई लेना देना इसका नहीं है। सीवीसी जो आयोग है उसकी चयन समिति के लिए राज्यसभा का कोई भी मेंबर भाग नहीं लेता है, राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा सीरीज पसंद आई, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर पोस्ट करिएगा। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हम फिर मिलते हैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।